आपसे पहला शो, पहली मुलाकात हो रही है ईद के बाद और इनफैक्ट रमज़ान के बाद। रमज़ान में आपसे इफ्तार ट्रांसमिशन में मुलाकात होती रही। सो आज के शो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करना चाहेंगे वही हमारा जो एक सेट पैटर्न है उसके मुताबिक। सबसे पहले आज करेंसी रेट्स आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। तो जनाब बल्कि करेंसी रेट से पहले मौसम की ज़रा हम बात कर लें और शहर लाहौर का मौसम कैसा है। आहिस्ता आहिस्ता मौसम में हम खासी तब्दीली देख रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली कैसा रहेगा मौसम, महकमा मौसमियात की इस हवाले से क्या प्रेडिक्शन है। हाफिज़ महबूब अली हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हाफिज़ महबूब अली, बताइएगा कैसा रहेगा शहर लाहौर का मौसम आज और आने वाले चंद दिनों में। खूब गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। महकमा मौसमियात का कहना है आज जो है वो लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि कम से कम जो है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इस वक्त जो है वो दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 20% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवाएं जो हैं वो 16 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। मौसम बताने वालों का मज़ीद कहना है कि आइंदा हफ्ते जो है वो बारिश का इम्कान नहीं है, जबकि दिन के वक्त जो है वो गर्मी की शिद्दत में काफ़ी हद तक जो है वो इजाफा होगा। रात के वक्त जो है वो सर्दी जो है वो उसमें थोड़ा सा इजाफा होगा, जबकि आइंदा 2 से 3 रोज़ तक गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफे होने का इम्कान है। और इसके साथ साथ मौसम बताने वालों का ये भी कहना है कि ये जो हफ्ता है इसमें जो है वो गर्मी की शिद्दत काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। दिन के वक्त जो है वो मौसम कदरे बेहतर होगा, जबकि सुबह के वक्त और दोपहर के वक्त जो है वो गर्मी की शिद्दत में काफ़ी हद तक इजाफा होने का इम्कान है। जी थैंक यू सो मच। हाफिज़ महबूब अली हमारे साथ मौजूद थे और हमें वेदर के हवाले से अपडेट दे रहे थे। इसी के साथ शो में मज़ीद आगे बढ़ेंगे। आज के करेंसी रेट्स आपके साथ क्विकली शेयर करना चाहूँगी। यूएस डॉलर आज आपको मिल सकेगा 287.5 में, यूरो मिल सकेगा 310 रुपये में, ब्रिटिश पाउंड 356 रुपीज़, यूएई दिरहम 78, सऊदी रियाल 75.7, कुवैती दिनार आपको मिल सकेगा 928.3 में, कैनेडियन डॉलर 210.5, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 189 एंड ओमानी रियाल 739.05 में आज आपको मिल सकेगा। वेजिटेबल रेट्स की अगर हम बात करें तो आलू 60 रुपीज़ पर केजी, प्याज 65 रुपीज़ पर केजी, टमाटर 45 रुपीज़ पर केजी और इसके साथ साथ लहसुन 190 रुपीज़ पर केजी, अदरक 650 रुपीज़ पर केजी, गोभी 50 रुपीज़ एंड शलजम 50 रुपीज़ पर केजी, सब्ज़ मिर्च 100 रुपये पर केजी के हिसाब से आज आपको मिल सकेगी, मूली 25 रुपये, गाजर 50 रुपये, लीमू 385 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से आपको मिल सकेगा। मज़ीद आगे बढ़ेंगे। ब्रायलर की अगर हम बात करें तो ब्रायलर 371 रुपीज़ पर केजी, ब्रायलर गोश्त जो है वो 557 रुपीज़ पर केजी, अंडा फामी जो है वो फ़ी दर्जन आपको मिल सकेगा 269 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। तो जनाब ये तो थे हमारे रेट्स, करेंसी रेट्स। और अगर हम बात करें दीगर चीज़ों की, वेजिटेबल्स वगैरह, मज़ीद शो में आगे बढ़ेंगे और आज की टॉप स्टोरीज़ आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगी। तो जो सबसे पहली हमारे पास स्टोरी ये है कि ईद पर जहाँ पर हम सेलिब्रिटीज़ के कपड़े बहुत ज़्यादा ज़ौक़ से देखते हैं कि किस सेलिब्रिटी ने कौन से कपड़े पहने, और इंस्टाग्राम जो है वो सारा इन्हीं चीज़ों से बड़ा पड़ा होता है। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो उर्वा हुसैन और जो सिंगर टर्न एक्टर हैं फरहान सईद, बैक इन 2016 इनकी शादी हुई थी। शादी के कुछ अरसे के बाद इनकी सेपरेशन की जो खबरें थी वो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही थी, जिस पर दोनों की तरफ से, दोनों साइड्स की तरफ से हमेशा हमेशा और हमेशा खामोशी इख्तियार की गई। सो जनाब इस पर अभी हम बात करेंगे। इंस्टाग्राम पर इनके अकाउंट से एक पिक्चर शेयर की गई जिसमें दोनों इंतहाई खुश नज़र आ रहे हैं, और जहां पर जो इनकी सेपरेशन की ख़बरें जो थी वो तमाम जो थी वो दम तोड़ गई और फैंस को पता लगा कि जनाब दे आर लिविंग अ वेरी हैप्पी लाइफ, मे बी प्राइवेटली, और वो अब अपनी चीज़ों को इतना पब्लिक नहीं करते, लेकिन ये पिक्चर्स थी, ये शेयर की गई और इसकी वजह से जो इनकी सेपरेशन की ख़बरें थी, डिवोर्स की ख़बरें थी, वो जो सारी थी वो मांद पड़ गई। इसी के साथ मज़ीद हम आगे बढ़ेंगे और एज़ वी ऑल नो जब से ट्विटर को ख़रीदा है इलॉन मस्क ने, तो हम इसमें बहुत ही ज़्यादा कुछ विजिबल किस्म के चेंजेस देख रहे हैं। सो ट्विटर ने अभी हमने देखा कि जो लेगेसी वेरिफिकेशन का प्रोसेस था उसको रोक दिया, और जितने लोगों ने लेगेसी
के ज़रिए अपने अकाउंट्स को वेरीफाई करवाया था विच वॉज फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके बारे में ये ऐलान किया गया था कि लेगेसी वेरिफिकेशन ख़त्म कर दी जाएगी और सालाना तकरीबन कोई 28 से 30 हज़ार रुपये वो पे करने पड़ेंगे या मंथली कोई 3,000 समथिंग अमाउंट बनती है वो आपको देकर वेरिफिकेशन हासिल करनी पड़ेगी, जिस पर बहुत से लोगों के बहुत से रिजर्वेशंस थे कि अब ऑथेंटिसिटी उस तरह से नहीं रहेगी और जिसके पास पैसा है वो अपना अकाउंट वेरीफाई करवा लेगा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ रोज़ पहले हमने देखा कि ट्विटर ने सबके जो ब्लू टिक्स थे वो ख़त्म कर दिए। शाहरुख खान का ख़त्म हो गया, अमिताभ बच्चन का, पाकिस्तान में इमरान खान, हमारे कितने नामवर सहाफ़ी रीनाउंड जिनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी, सबके वेरीफाइड जो अकाउंट्स थे वो ख़त्म हो गए। लेकिन अब हुआ क्या है कि ट्विटर ने जिन जो लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनके फॉलोअर्स 1 मिलियन या इससे ज़्यादा हैं, उनको वापस जो है वो ब्लू टिक्स जो हैं उनके अकाउंट्स पे वापस आ गए हैं। सो ये एक काम हुआ है कि अब जिसके 1 मिलियन या इससे ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे उनको लेगेसी के अंदर ही कंसिडर किया जाएगा और उनको एनुअली कोई जो फ़ीस है वो या मंथली भी कोई फ़ीस अदा नहीं करनी पड़ेगी। एक ये अपडेट थी। इसी के साथ मज़ीद आगे बढ़ेंगे। माधुरी दीक्षित को किताब के आलमी दिन पर मलाला यूसुफजई के अल्फाज याद आ गए। किताब का आलमी दिन था और इस हवाले से हमने देखा कि बॉलीवुड की जो नामवर अदाकारा है, यूनिसेफ की खैर सगाली सफ़ीर भी हैं माधुरी दीक्षित, उन्होंने मलाला यूसुफजई को एक मुनफरद अंदाज में याद किया और उन्होंने अपने एक ट्वीट में, बेसिकली ये ट्वीट मतलब ट्विटर पर ये उन्होंने अपना पैगाम शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा था कि हमेशा याद रखें कि एक किताब, एक कलम, एक बच्चा और एक उस्ताद दुनिया को बदल सकते हैं। सो इसमें वो मलाला यूसुफजई का भी तज़किरा कर रही थी। इसके साथ साथ मज़ीद हम शो में आगे बढ़ेंगे और शाहिद आफरीदी की बेटी इंशा आफरीदी और शाहीन आफरीदी की शादी कब होनी है, इस हवाले से शाहिद आफरीदी ने महीना बता दिया है और इसी साल सितंबर के महीने में शादी की बाकायदा तकरीबात का आगाज़ होगा और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान भी किया जा चुका है। तो जनाब ये तो थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज़। अभी हम शो में एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बहुत से इश्यूज़, बहुत से मौज़ूआत, बहुत सी चीज़ें आपके सामने रखनी है। सो स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुश आमदीद कहेंगे और आज के शो का बाकायदा तौर पर आगाज़ हाइलाइट्स के साथ करना चाहेंगे। हाइलाइट्स में मतलब अभी आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आगे चल के शो में हम आपके साथ कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस कर रहे होंगे। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे तपती धूप के मुज़र असरात से बचने के लिए स्किन की हिफाजत किस तरह से की जाए, इस पर बात करेंगे। जो बायर्स और सेलर्स को इस साल ईद पर एक बड़े चैलेंजिंग किस्म के सीज़न का सामना रहा और ख़रीदारी किस अंदाज में हुई, लोगों का रुझान कैसा रहा, इस पर भी बात करेंगे। कोरोना और डेंगू के केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। प्रिवेंशन ऑब्वियसली सबने अब करनी है, इसको भी डिस्कस कर रहे होंगे। और ओकाड़ा से हज के लिए पैदल सफ़र करने वाले उस्मान अरशद मक्का पहुंच गए हैं, इस पर भी आज हम डिस्कशन करेंगे। अभी हम अपने टॉपिक की तरफ आएंगे और जैसा कि गर्मियों का आगाज़ तो हो चुका है, काफ़ी दिन गुजर चुके हैं। रमज़ान का जो मतलब इब्तिदा थी वो काफ़ी अच्छी रही, लेकिन उसके बाद हमने थ्रू आउट रमज़ान देखा और हम अगर आजकल भी देखें तो जो दिन हैं वो गर्म होना शुरू हो चुके हैं। जब हम तपती धूप की बात करते हैं, गर्मी की बात करते हैं, तो होता क्या है कि इसमें जो हमारी स्किन है वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाती है, स्किन के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई करने लग जाते हैं। इसके साथ साथ जो सन की अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं वो डायरेक्टली जब हमारी स्किन पर पड़ती हैं तो स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज होती है, टू टोन स्किन हो जाती है, लोगों को सन बर्न हो जाता है। अब हमने इससे बचाव किस तरह से करना है, स्किन की हिफाजत किस तरह से करनी है और जो सूरज के मुज़र असरात हैं और जो रेज़ हैं उनसे किस तरह से बचना है। सो इस पर डिस्कशन करने के लिए माहिर अमराज जिल्द स्किन स्पेशलिस्ट प्रोफेसर अशरफ ज़िया साहब आज हमारे साथ शो का हिस्सा हैं। प्रोफेसर साहब थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग, गुज़िश्ता ईद मुबारक। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, जब हम स्किन की बात करते हैं तो ऑब्वियसली जो हमारे स्किन के इशूज़ हैं वो वैसे तो मेरे ख्याल में ऑल सीजन ही कोई ना कोई रहते हैं। सर्दियों में हमारी ड्राई स्किन हो जाती है, गर्मियों में ऑयली स्किन हो जाती है, स्किन सेंसिटिव हो जाती है। सो नॉर्मली क्या क्या इश्यूज़ होते हैं? एक तो सनबर्न हो गया, एक टू टोन स्किन हो गया, व्हाट आर द अदर इश्यूज़ जिसकी वजह से कोई भी जो इंडिविजुअल है उसको सामना करना पड़ता है इन द सीज़न ऑफ समर? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग मुझे इनवाइट किया यहाँ पे।
मैं प्रोफेसर ऑफ क्रिटिकल केयर यूनिट और साथ में प्रैक्टिस करता हूँ, तो मैं एज ए डर्माटोलॉजिस्ट भी प्रैक्टिस करता हूँ। सो बेसिकली आई एम प्रोफेसर ऑफ क्रिटिकल केयर यूनिट। तो अब उसमें एक जो चीज़ आपने कही है ना, आपने पहले बहुत ही एक अच्छा हाईलाइट कर दिया है कि उसमें डिफरेंट रेज हैं। अगर आप उसका स्पेक्ट्रम देखते हैं सन का, सूरज का, जिसको आप कौसे कज़ा कहते हैं, एक साइड से रेड लाइट है, दूसरी साइड पे यूवी लाइट है। अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं वो बहुत डेंजरस होती हैं, उनकी पेनिट्रेशन स्किन में काफ़ी ज़्यादा होती है। उनको हम ऑपरेशन थिएटर में यूज़ करते हैं, जहाँ पे हर किस्म के जर्म्स को किल करने के लिए। जब आपकी स्किन पे वो रेज पड़ती हैं, उस टाइम उनकी पेनिट्रेशन काफ़ी डीप होती है। वो आपकी स्किन को बर्न भी करती हैं, टू टोन भी कर देती हैं, और अगर ज़्यादा देर उसका एक्सपोजर रहता है तो वो स्किन कैंसर का बायस भी बनती है कोई। अगर आइज़ पे अगर डायरेक्ट इफेक्ट उसका पड़ता है तो आइज़ आपकी ब्लाइंड हो जाती हैं, उस पर बहुत ही ख़तरनाक असरात होते हैं उसके। सो स्किन की जो ये जो चीज़ है, जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं, बाकी रेज़ भी इफेक्ट करती हैं, लेकिन अल्ट्रा वायलेट रेज़ उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। अब यह है कि इन चीज़ों से बचा कैसे जाए। उसके लिए जो आप चीज़ें यूज़ करते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज़ जो हैं वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होती हैं। इसको प्रोटेक्शन के लिए आप ऐसे केमिकल यूज़ करते हैं जिसको आप सन ब्लॉक का नाम देते हैं, विच कंटेन जिंक ऑक्साइड। अब जिंक ऑक्साइड को आप ये करते हैं कि आप उसको ऊपर स्किन के ऊपर पेस्ट के तौर पे आप उसको यूज़ करते हैं। सो आफ्टर 5 और 10 मिनट्स वो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। सही। अब उसकी डिफरेंट अगर आप देखते हैं तो आप जो यूज़ करते हैं सन ब्लॉक, उसके ऊपर लिखा होता है कि उस पर 30, 40, 50, 60 एक्सपीएफ। अच्छा, व्हाट डज इट मीन एसपीएफ? वो उसका होता है जो सन प्रोटेक्शन फैक्टर। ठीक है कि जी आपको वो सन की रेस से कितनी प्रोटेक्शन का कितना फैक्टर दे रहा है। तो जो जो वो फैक्टर बढ़ता जाता है ना, इतना है कि उसकी जो सन की जो रेज हैं, जो यूवी लाइट है, उसकी अब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, उसके इफ़ेक्ट कम हो जाते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जैसे हम जो इसमें लाहौर में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, तो हम यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। ये पोल्यूशन एक ब्लेसिंग है इन दिस सेंस। अच्छा, किस तरह से? आपकी अल्ट्रा वायलेट रेज आपकी स्किन पे बहुत डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करती। बर्न देखें ना आप, अगर शहर में कितने लोगों को बर्न होता है, बहुत कम होता है। अगर आप हिल एरिया में चले जाते हैं जहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, वहाँ पे क्या होगा, आपको अगर 2 to 3 आवर्स का एक्सपोजर आप डायरेक्ट सन का होगा तो आपको स्किन बर्न हो जाएगी आपकी। इसलिए लोग जो जहाँ से जो जाते हैं कुछ हाइकिंग पे या वहाँ से वापस आते हैं तो उनकी स्किन पे बर्न हो जाता है। सो ये पोल्यूशन में है कि आपकी जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो इतने दरमियान में जो पार्टिकल होते हैं उन सब के साथ टकरा के आ रही होती हैं, तो स्किन पे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, उसकी पेनिट्रेशन कम है। और उस पर जो आप ये जो फैक्टर यूज़ करते हैं जिंक ऑक्साइड, जब वो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है उसके बाद उसकी रेज की पेनिट्रेशन नहीं रहती फिर, और आपको डायरेक्ट उसका इफेक्ट नहीं होता। जो उस पर जो जिंक ऑक्साइड के जो बाकी एडवांटेज हैं वो जो उसमें जो ऊपर ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं उससे भी प्रोटेक्शन मिलती है उसको। ऊपर जो टू टोन आपने बताया कि स्किन जो ब्लैकनिंग हो जाती है वो चीज़। अच्छा, एक तो आपने कहा कि गर्मियों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, जिस तरह से मैंने भी अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन किया था कि अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं वो डायरेक्टली हमारी स्किन को मुतासर कर रही होती हैं। सो इससे बचने का तरीका ये है कि आप सन ब्लॉक का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। जो आपने एसपीएफ कहा, यानी कि उसमें उतने इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपको सन की रेस से बचा सकते हैं। सो वो जो एसपीएफ की जब हम बात करते हैं तो वो कौन सा एसपीएफ जो है वो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा? हाँ, ये डिपेंड करता है। मुझे अक्सर लोग, मैं खुद भी सन ब्लॉक इस्तेमाल करती हूँ, तो मुझे एक दफ़ा एक डर्मेटोलॉजिस्ट ने कहा मिनिमम भी आपका एसपीएफ जो है वो 60 होना चाहिए। अब आपने बिल्कुल ठीक आपने कहा है। अब डिपेंड करता है कि जी आप किस एरिया में रह रहे हैं और आपकी स्किन की कंडीशन क्या है। हर पेशेंट के लिए एक कोई स्पेसिफिक फार्मूला कि नहीं है कि ये कॉस्मेटिक, ये एसपीएफ उसके लिए, ये बेसिकली सन प्रोटेक्शन फैक्टर है। अगर आप कहीं पे उस एरिया में जाते हैं जहाँ पे आपको पोल्यूशन नहीं है, डायरेक्ट एक्सपोजर है सन का, अल्ट्रा वायलेट रेज का, वहाँ पे यह 60 भी कम पड़ जाए आपको। अगर आप यहाँ पे रह रहे हैं, जैसे लाहौर में रह रहे हैं, यहाँ पे आपको शायद आपको 30 जो है वो भी काम दे जाए कि यहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है, अल्ट्रा वायलेट रेज ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन। यानी कि हमने जो एसपीएफ अपने लिए चूज करना है उसका ताल्लुक ये नहीं कि हम हमारी स्किन किस तरह से, हमने एनवायरनमेंट को देखते हुए उसकी सिलेक्शन करनी है। डिपेंड करता है कि आपका एक्सपोजर कितना स्ट्रांग है, और वो आपने खुद आइडेंटिफाई करना है। उससे आपको जाना, वो फिर या किसी से पूछ लें कि जी यहाँ पे इस एरिया में इतना एक्सपोजर, चूँकि जहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर रेज जो है डायरेक्ट है, यहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा एसपीएफ जो बेहतर रहेगा। लेकिन मिनिमम जो है ना उस पर 60 पे आई ऑल्सो एग्री कि 60 में प्रोटेक्शन बहुत अच्छी मिलती है। उससे कम जो है ना उससे प्रोटेक्शन कम मिलती है। और नहीं, लेकिन अगर हम एसपीएफ से 60 से ज़्यादा कर लें, यानी अक्सर 80 भी अवेलेबल होते हैं, मैंने इस्तेमाल भी किए हुए हैं, तो उसका कोई नुकसान तो नहीं होता? उस पर ऐसा कोई डायरेक्ट उसका इमीडिएट कोई नुकसान तो नहीं है।
लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा उसकी ओवरडोज यूज़ करते हैं उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं कुछ। अच्छा, वो क्या है साइड वो इफेक्ट्स? उसमें कुछ तरह की स्किन की प्रॉब्लम्स भी होती हैं। एक तो उसका जो सबसे बड़ा जो एक ड्रॉबैक होता है, ऊपर वाइटनिंग इफेक्ट आ जाता है, आप ऊपर पेस्ट नज़र आती है। जब वो एब्जॉर्ब हो जाता है उसके बाद उसमें स्किन में जो जिंक ऑक्साइड है, ये थोड़ा इसका लॉन्ग टर्म यूज़ में इट इज़ कार्सिनोजेनिक, ये ब्रेस्ट कैंसर को ऑगमेंट करता है। इसलिए हम ये रिकमेंड नहीं करते कि आपको जो भी मैक्सिमम यूज़ स्किन पर हम लगाएंगे स्किन पर लगाएं तो इसकी वजह से ये एब्जॉर्ब हो जाता है ब्रेस्ट स्किन में। कैंसर हो सकता आपकी है। जितनी मेडिसिन भी है ना, वट एवर द मेडिसिन यू यूज़ ऑन द स्किन, वो सारी की सारी एब्जॉर्ब होती हैं, वो आपके सर्कुलेशन में जाती हैं और उससे फिर ये प्रॉब्लम जो है ये इन द लॉन्ग टर्म इमीडिएट नहीं है, बहुत होती मिनिमम है, लेकिन इससे फिर भी चांसेस और ये तो पता ही नहीं था कि अगर आप SPF 60 प्लस यानी कोई भी SPF जिसका ज़्यादा हो वो इस्तेमाल कर लें तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या आप इसको ज़्यादा यूज़ करें तो आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। उसको ऑगमेंट करता है, यानी जिन पेशेंट में पोटेंशियल हो उनको ऑगमेंट करता है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात बताई और ये सब लोगों को पता भी होना चाहिए कि फिर आप मिनिमम SPF 60 यूज करें, इट्स सेफ टू यूज। अगर यहाँ पे अगर आपने करना लाहौर में, जैसे शहर लाहौर में, तो यहाँ पे तो आपको 30-40 भी इट्स मोर देन एनफ, ये ठीक है, काफ़ी रहेगा। जब आप कहीं पे ट्रैवल करते हैं हिली एरिया में या नॉर्दर्न एरिया में जाते हैं, वहाँ पे आप एक हाइट पे होते हैं और दूसरा वहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, वहाँ पे डायरेक्ट जो रेज आपकी स्किन को अफेक्ट करती हैं, वहाँ पे आप 60 यूज़ करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ ये तो आप लोग कोई भी इंसान अगर सनब्लॉक इस्तेमाल करे तो ये तो एक वन वे ऑफ प्रोटेक्शन हो गया ना। इसके अलावा कुछ चीज़ों से आपने हिफाजत करनी होती है, कुछ चीज़ों का आपने अपनी डाइट में इंक्लूड करना होता है, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो सर्दियों गर्मियों में हम अपनी डाइट का लाजमी तौर पर हिस्सा बनाएं और हम अपनी स्किन को बेहतर रख सकें? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपने पॉइंट आउट की है कि आप कॉस्मेटिक से हट के जो जिन चीज़ों पे हम स्ट्रेस करते हैं, स्पेशली जो मैं चीज़ों को प्रमोट करता हूँ, वो ये है कि आप फ्रेश वेजिटेबल यूज़ करें, फ्रेश फ्रूट यूज़ करें, आप ताज़ा पानी का इस्तेमाल करें, फ्रीक्वेंट पानी जो है ना, पानी की आपकी स्किन जो है ना उसको बेसिकली हाइड्रेशन चाहिए। आप जितने भी जो आपके लेट्स से के जो मॉइस्चराइज़र हैं जब वो यूज़ करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो स्किन को हाइड्रेट रखते हैं, उसको ड्राई होने से बचाते हैं, उसमें रिंकल्स और वो चीज़ें नहीं आती। सो फ्रेश फ्रूट एंड फ्रेश जूसेस वो आप मैक्सिमम यूज़ करें और जो आपकी फास्ट फूड है उससे हमेशा हम कहते हैं कि उससे दूर रहें। उसमें स्टीरॉइड होते हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट उसके काफ़ी स्किन पे क्रैकल्स और फ्रैकल्स और वो चीज़ें जो है वो उसमें परमानेंट हो जाती हैं, वो चीज़ें उसमें काफ़ी ज़्यादा वाज़ह तौर पर शामिल हो जाती हैं फिर। बिल्कुल ठीक हो गया। ये तमाम चीज़ें और इसके अलावा और भी मतलब जिस तरह से हम देखें कि खीरा आजकल बहुत ज़्यादा है, उसमें वाटर कंटेंट बहुत अच्छा होता है, वाटरमेलन का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, नेचुरल होम रेमेडीज़ हो सकती हैं जो आप यूज़ करते हुए कुछ चीज़ों को ऑब्वियसली आप अपनी स्किन की हिफाजत कर सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सन ब्लॉक का रोल क्या है और सन ब्लॉक किस SPF, क्योंकि हर सन ब्लॉक के ऊपर SPF 40, 50, 60, 70, 80 भी लिखा होता है, तो कौन सा SPF जो है वो सेफ टू यूज़ है। एक तो हम ये बात कर रहे थे, इसके अलावा हमने डाइट को भी थोड़ा सा डिस्कस किया। अपार्ट फ्रॉम दिस कौन सी नेचुरल होम रेमेडीज़ हैं जो कोई भी खातून और कोई भी मर्द घर पर भी इस्तेमाल कर सकता है, उनको यूज़ कर सकता है और अपनी स्किन की हिफाजत कर सकता है। सो प्रोफेसर अशरफ ज़िया साहब हमारे साथ इस शो का हिस्सा है। प्रोफेसर साहब एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोफेसर साहब मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जब हम नेचुरल होम रेमेडीज़ की बात करते हैं, जैसे कुछ लोगों को आदत होती है, ख़वातीन स्पेशली ज़रा ज़्यादा अपनी स्किन की हिफाजत करती हैं तो एलोवेरा स्किन पर अप्लाई कर लेती हैं। अब आती है एलोवेरा दो तरह की, काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि एलोवेरा जो है वो एक जेल फॉर्म में भी बनी बनाई आ रही है। सो नेचुरल एलोवेरा जो आप डायरेक्टली किसी पौधे से तोड़ें और उसको अप्लाई करें, या इसके अलावा जो ट्यूब की फॉर्म में हो, सो कौन सी ज़्यादा बेहतर है, किस अंदाज में इस्तेमाल की जाए और एलोवेरा किस हद तक आपकी स्किन को प्रोटेक्शन देती है? जी बहुत शुक्रिया वंस अगेन। आपने अभी इससे पहले जो है ना, मैं इस पॉइंट को डिस्कस करना ही चाह रहा था जब आपने बात की थी होम रेमेडीज़ की। तो एलोवेरा ये पहले जो इसका यूज़ बड़ा कम था और अगर आपको आइडिया होती है प्लांट बड़ा बहुत, इसको कोई पूछता भी नहीं था, बहुत ही चीप था ये। तो अब ये इतना एक्सपेंसिव हो गया। तो मैं एक बाबा जी थे, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा इतना महंगा क्यों है? कहता जब इससे ख़वातीन को पता चला ना कि इसके फ़ायदे हैं तो तब से ये काफ़ी महंगा हो गया है। एलोवेरा के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसको आप बेशक आप इंटरनल यूज़ करें या एक्सटर्नल, ये दोनों फॉर्म में बहुत यूज़फुल है। आप इसको खाकर आप इसको जो है ना डिफरेंट, इस पर स्टडीज़ भी हुई हैं, आप इसको ग्रेप फ्रूट के जूस में
आप इसको मिक्स करके इसकी जो जेल है उसको आप ब्लेंड करके आप पिएँ, इससे आपको बहुत ही स्किन की आप इनर टोन जो है उससे ये इंटरनली बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। आप लोकली यूज़ करने के लिए जो आपने बताया कि जितनी भी जो आपकी क्रीम्स हैं उसमें अपार्ट फ्राम एलोवेरा उसमें बहुत से इंग्रेडिएंट और भी शामिल होते हैं, वो खाली एलोवेरा नहीं होता। अगर आप इसको खुद अगर घर में आपने ग्रो किया, या आपको छोटे से आप जो गमले हैं आपके उसमें आप घर में इसमें छोटी सी जगह पे आप इसको ग्रो कर सकते हैं, उसको आप ऊपर वाले जब आप उसको पील करते हैं अंदर से इसकी जो है ना वो जेल निकलती है खुद जो है ना वो जेल, उस जेल को आप यूज़ करें। अब एवरीबॉडी नोज़ के जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। बाज़ार में जो भी चीज़ आएगी वो प्योर फॉर्म में नहीं होगी, प्योर नहीं होगी, उसमें कुछ ना कुछ मिलावट होती है। तो एलोवेरा को आप यूज़ करें और जो घर में है उसको खुद निकाल के यूज़ करें, दैट इज़ मोर बेनिफिशियल। ज़्यादा यही है कि आप कह रहे हैं जो आपको नेचुरल सोर्स से मिले, जो आपको डायरेक्टली पौधे से आप तोड़ें और उसके बाद उसका वो जेल उतार कर अप्लाई करें। उसको अच्छा, अप्लाई वो करें। टिकती नहीं है, ये मैंने भी कुछ दफ़ा इस्तेमाल किया, जो आप डायरेक्टली पौधे से उतार कर अप्लाई करने की कोशिश करते हो तो सारी स्लिप हो रही होती है। आप उसको देखें ना, जैसे आप कुकम्बर यूज़ करते हैं, मैं अक्सर ख़वातीन को देखा है वो जब भी वो रेस्ट कर रही होती हैं उन्होंने उसके छोटे छोटे पीस करके ऊपर स्किन के ऊपर लगाए होते हैं कि जी वहाँ पे वो रहते हैं और वहाँ से उसका जो मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब होकर उसको स्किन को वो मॉइस्चराइज करता है, उसको टोन देता है। सेम आप इसको भी यूज़ कर लें, मतलब ये क्रीम नहीं होगी, ये जेल फॉर्म में होगी, इसको आप इंटरनल यूज़ करें। लेकिन अगर मेरे जैसे लोग जो उस तरद्दुद से बचना चाहते हैं तो वो ट्यूब्स वाली फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्यूब वाली फॉर्म में एलोवेरा होता है, उसमें बाकी भी केमिकल्स उन्होंने ऐड किए होते हैं, लेकिन उसमें एलोवेरा जेल जो है जो आपको अच्छी क्वालिटी की कर को मिलती है। एक तो सबसे पहले ये होता है कि आपको ये देखना पड़ता है कि जो आपकी जो कॉस्मेटिक्स है वो किस कंपनी के हैं, कितनी ब्रांडेड है, क्योंकि जो लोकल प्रोडक्ट्स आपकी जो सब स्टैंडर्ड हैं वो आपकी स्किन को डैमेज करती हैं। अगर आपको एलोवेरा जेल यूज़ करनी पड़ती है तो उसमें कोई हार्म नहीं है, वो ठीक है। लाइकवाइज आप घर में आप जो लेमन आपके हर घर में होते हैं तकरीबन, उसको आप यूज़ करते हैं, आप रोज़ वाटर यूज़ कर लें, ये सारी चीज़ें जो स्किन को टोन अप करती हैं। कोकंबर आपने पहले जिक्र किया है, कोकंबर में बहुत ही वाटर कंटेंट काफ़ी होता है, उसको जब आप यूज़ करते हैं तो उससे भी आपकी स्किन बड़ी टोन अप रहती है। ये सारी जितनी जो होम रेमेडीज़ हैं, प्लेंटी ऑफ वाटर आप यूज़ करें, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, इससे स्किन आपकी फ्रेश रहती है और उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जब भी आप बाज़ार से कोई क्रीम लेते हैं उसमें सिर्फ एक इंग्रेडिएंट नहीं होता, उसमें और भी काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट उन उसको जैसे आप कह रहे हैं कि एलोवेरा जेल उसको ऊपर स्टिक करने के लिए उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो उसको स्किन के ऊपर स्टिक करते हैं या ऊपर रहने देते हैं। जैसे अब आपने कहा है कि जी वो अगर वैसे लगाएंगे तो ऊपर टिकती नहीं है वो, उन चीज़ों से बचने के लिए फिर अगर घर की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ये तो बहुत अच्छा, बेहतर इसके है। अलावा एलोवेरा के अलावा आप लेमन का मैंने बताया कि आप यूज़ करें, कोकम्बर यूज़ करें, रोज़ लेकिन वाटर आप यूज़ लेमन के बारे में कहा जाता है डायरेक्टली स्किन पे अप्लाई नहीं करना चाहिए, एसिडिक होता है ना, तो वो स्किन का कलर भी तो एट टाइम्स बहुत ज़्यादा तो ना करें। इसमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जो विटामिन सी है ना वो स्किन के लिए बहुत यूज़फुल है, और लेमन में एस्कॉर्बिक एसिड बहुत ज़्यादा है। सो विटामिन सी अगर आप वैसे देखें ना कि जिसको प्रॉब्लम होती है, किसी को मेलास्मा है या किसी को अगर वो जो फ्रैकल्स हैं, हम क्या करते हैं उसको विटामिन सी की टैबलेट देते हैं। तो जब आप इसको डायरेक्ट यूज़ करते हैं तो इसका इफ़ेक्ट इतना बुरा नहीं है, आप इसको यूज़ करें। और अगर इससे आप बचना चाह रहे हैं तो फिर आप यूँ करें कि उसको यानी उसको जो ना उसमें हनी ऐड कर लें और उसको लेमन का जैसे वो स्कंजबी बना के ना उसमें आप शहद ऐड करें, उसको आप फिर इंटरनली यूज़ करें। तो इसको दोनों फेज से आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। इसको बेशक आप ऊपर यूज़ करें, विटामिन सी की काफ़ी मिकदार है, जो एस्कॉर्बिक एसिड है इसमें, जो लेमन आप लेमन को ना किसी फॉर्म में मेरे ख्याल में डालकर इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी ना किसी चीज़ में ऐड करके। ग्लिसरीन में भी मेरे ख्याल में ग्लिसरीन का बहुत अच्छा इफेक्ट है। हाँ। वो बड़ी अच्छी मॉइस्चराइज़र है, लोग उसको ग्लिसरीन पे यूज़ करते, उसको करते हैं स्किन पे यूज़ करते हैं, और उसमें अगर आप लेमन डाल के यूज़ करते हैं तो उसका इफेक्ट एडिड हो जाता है, वो बहुत बेनिफिशियल है। ये तो आपको हमसे ज़्यादा पता है, वैसे ये तो ख़वातीन को ज़्यादा बेहतर पता होता है। वैसे उसमें ग्लिसरीन का इफेक्ट है। फिर उसको जो रोज़ वाटर है, जो आपका अर्के गुलाब जिसको बोलते हैं, उसमें आप लेमन डाल के एक डॉक्टर साहब, मैं एक और चीज़ भी आपसे पूछना चाहूँगी, विटामिन ई, इसको खूबसूरती का कैप्सूल कहा जाता है, तो इसको किस अंदाज में इस्तेमाल किया जाए? और अगर मैंने बहुत से स्पेशली ख़वातीन की, हम क्योंकि ज़्यादा वो कॉन्शियस होती हैं, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा, तो ख़वातीन जो हैं वो अक्सर जो विटामिन ई के कैप्सूल्स हैं वो खा भी रही होती हैं, ईवियन के कैप्सूल्स बेसिकली। खा सकते हैं हम पानी के साथ अगर हम इस्तेमाल कर लें, और अगर हमने स्किन पर अप्लाई करने हैं तो वो किस फॉर्म में करने हैं और किस हद तक इसका फ़ायदा है? ये वैसे है ना, जो विटामिन जितने भी हैं ना वो सारे ही बॉडी के लिए बेनिफिशियल होते हैं। विटामिन ई के मल्टीपल इफ़ेक्ट हैं, जिसमें एक इफ़ेक्ट इसका ये है कि ये स्किन को टोन अप करता है। तो इसको आप दोनों वे से यूज़ कर सकते हैं। विटामिन ई को जब आप यूज़ करेंगे ये पूरी बॉडी इफ़ेक्ट करता है।
इसको हम अपार्ट फ्रॉम स्किन प्रॉब्लम हम बहुत सारी और डिजीज़ में हम यूज़ करते हैं। हमने इसको कोविड में बड़ा यूज़ किया, हम इसको इनफर्टिलिटी के लिए बड़ा यूज़ कर रहे हैं। इस पे जो मेल इनफर्टिलिटी है उसमें इसका काफ़ी रोल है। अब जो इसका विटामिन ई के जो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल है उसमें आप प्रिक करके उसमें से एक जेल लाइक जैसे जो आम जेल होती है वो जेल निकलती है, उसको आप स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, उसका फिर डायरेक्ट इफेक्ट स्किन पे जिससे स्किन को टोन अप करती है। फिर जो बाकी चीज़ें जैसे हमने पहले यानी डिस्कस हम की इसको इस्तेमाल करने का एक तरीका है, क्योंकि एज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम तो मैं चाहूँगी अब इसको ज़रा हम कंक्लूड करते हैं। सो हम विटामिन ई के कैप्सूल्स उसको थोड़ा सा अंदर से जेल निकाल के उसका वो डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं आप और उसका फायदा और उसको कितने अर्से के बाद हम खूबसूरत दिखना, हमें रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। ये जितने भी जो आपकी जितने भी जो ये चीज़ें मेडिसिन है ना, इनका इमीडिएट इफेक्ट नहीं है, इनका इफेक्ट आता है आफ्टर सम टाइम, यानी कुछ महीनों के बाद, कुछ महीने। लेकिन लॉन्ग टर्म यूज़ है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं इसके। इमीडिएट इफेक्ट नहीं है कि आपने कोई क्रीम लगाई और आपको फ़र्क पड़ गया उसके बाद हमें छोड़ जो रातों रात आपको क्रीमें फ़र्क डालेंगी ना, वो हमेशा आपकी स्किन को नुकसान ही पहुंचाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ ज़िया साहब हमारे साथ आज इस शो का हिस्सा थे। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, दोबारा हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। मॉर्निंग लाहौर में खुश आमदीद कहेंगे। और व्यूअर्स, ईद अभी गुजरी ही है, लेकिन इस ईद पर हमने नोट किया कि बाज़ारों में उस अंदाज में रश नहीं था जैसे माजी में होता रहा है। इसके अलावा चांद रात पर बहुत से लोग शॉपिंग करने निकलते हैं, गो कि अब भी निकले, लेकिन अगेन वही बात कि ख़रीदारों का रश बहुत कम रहा। और जितने भी जो वहाँ मार्केट्स में आपको शॉपकीपर्स मिलते हैं, जो भी आपको सेलर्स नज़र आते हैं, तो उनका ये शिकवा था और उनका ये कहना था, मतलब कुछ लोगों से डायरेक्टली हमारे फील्ड रिपोर्टर्स भी कनेक्टेड होते हैं, तो उनका ये कहना था चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा है और इस बढ़ती हुई महंगाई ने लिटरली गरीब आदमी की, हर बंदे की कमर तोड़ कर रख दी है। अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, आमदनी महदूद है। सो इस वजह से ईद पर उतना रश नहीं, तकरीबन 40% के करीब कहा जा रहा है कि पिछले जितने भी ईद के सीजन्स गुजरते हैं उससे कम ख़रीदारी देखी गई। सो व्हाट वाज द एक्चुअल रीज़न और किस किस्म का रुझान रहा, ताजर इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं। हमारे साथ इस वक्त जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान लाहौर नईम मीर साहब हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं। नईम मीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन आवर शो। नईम साहब, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी, इस दफ़ा ये शिकवा हमें शॉपकीपर्स और सेलर्स करते नज़र आए कि ख़रीदारी कोई नहीं है, हमारी चीज़ें जो हैं वो उस अंदाज में बिक नहीं रही जिस तरह से माजी में रौनकें हुआ करती थी और लोग आया करते थे, ख़रीदारी किया करते थे। एक रीज़न तो महंगाई है, लेकिन आपको लगता है कि वाकई महंगाई इस हद तक हो गई है कि अब जो आम आदमी है वो कुछ भी अफोर्ड करने से कासिर है, वो अपने घर का राशन पूरा करे या ईद की ख़रीदारी करता? बहुत शुक्रिया जी, आपने शो पे मुझे दावत दी है। गुजारिश यूं है कि जो महंगाई है उसने तो हर किसी के परखच्चे उड़ा दिए हैं, इसमें तो किसी किस्म का कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक वो महंगाई है जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के डिस्टर्ब होने से पैदा हुई है, और एक वो महंगाई है जो हमने खुद भी पैदा की हुई है। तो ये दोनों वजूहात हैं जिसकी बिना पर महंगाई जो है और बढ़ गई है। लेकिन एक तवज्जो मैं आपकी और भी दिलाना चाहता हूँ, वो ये कि मैं ताजिर के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ कि आप ये देखें कि जब महंगाई बढ़ती है तो लामुहाला जो हमारी बिक्री है, जिसे हम सेल्स कहते हैं, वो जो है वो कम होती हैं तादादी एतबार से। यानी अगर मैं 100 दाने मैंने पिछले ईद पे बेचे थे, तो इस दफा जो है वो मेरे 100 दाने नहीं बिके और मेरे 60 दाने बिके होंगे, मेरे अपना जो है वो 50 दाने बिके होंगे। लेकिन अगर मैं इसको अमाउंट में कैलकुलेट करूं तो मेरा ख्याल है कि अगर 45% आपकी महंगाई बढ़ी है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है, तो मेरी जो बिक्री है, मेरी सेल्स है, वो अमाउंट्स के एतबार से वो करीब करीब हो गई है। ये नहीं हुआ कि वो अमाउंट्स के एतबार से करीब करीब नहीं हुई। अच्छा, अब हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या पैदा हुआ? प्रॉब्लम ये पैदा हुआ कि एक बेयकीनी की कैफियत है पूरे बिजनेस के अंदर। वो बेयकीनी ये है कि हमारे इंपोर्ट्स नहीं हो रही, हमारा जो है वो लोकल प्रोडक्शन नहीं हो रही, माल नहीं बन रहे। अब जिस किसी के पास जो माल दस्तयाब है वो उसका अपना मन मर्जी का रेट लेने की कोशिश भी कर रहा है। तो ये भी
जो वो महंगाई की जो मैंने दूसरी वजह आपको बताई थी, जिसकी बिना पर जो खुद अपना नाजायज मुनाफा कमाने की खातिर भी महंगाई जो है वो बढ़ा दी जाती है। तो मैं चूंकि ताजर नुमाइंदा हूं, तो आप कहेंगे कि आपके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं जहां ताजर एक नुमाइंदा हूं, वहां पर मैं बेक वक्त सारिफ भी हूं एक। तो मैं आज जो चीज महंगी करके बेच रहा हूं, तो मैं अपने जाती खरीदारी के लिए जब जाता हूं, तो मुझे भी उसी तरह दीगर अशिया महंगी मिलती हैं। हर चीज तो मैं खुद बेचता नहीं हूं या खरीदता नहीं हूं ना। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि महंगाई जो है वो नाजायज मुनाफाखोरी कमाने के जो अपना ख्वाहिश थी उसकी वजह से बढ़ी, और महंगाई इस वजह से बढ़ी कि हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स डिस्टर्ब हुए, हमारी प्रोडक्शन डिस्टर्ब हुई, हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है रिजर्व जो है वो डिप्लीट हुए, डॉलर की कीमत जो है वो आसमान तक पहुंच गई, और हमारी इंपोर्ट्स जो हैं, जो माल दस्तयाब थे, उन दस्तयाब मालों पर जो है वो जो है वो अपना स्पेकुलेशन हुई, और वो सारा का सारा जो निज़ाम है वो बिजनेस का, जो जिसे बिजनेस चेन कहते हैं, वो बिजनेस चेन जो है वो थ्रू आउट जो शुरू होती है एक मैन्युफैक्चरर से लेकर और एक रिटेलर और कंज्यूमर तक, वो पूरी की पूरी डिस्टर्ब रही है, जिसकी बिना पर जो है वो महंगाई जो है वो बढ़ी है, और कारोबार जो है वो अमूमी तौर पर बहुत ज्यादा मुतासर हुआ है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा नईम साहब, यहाँ पर आपने बड़ा तफसीलन तमाम चीज़ों को एलैबोरेट कर दिया। इस हवाले से ऑब्वियसली जो ताजर बरादरी है उनके साथ आप बड़ा डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं, यू आर वन ऑफ देम। सो उनका इस हवाले से क्या ओवरऑल मौक़िफ़ है? और एक और सवाल मैं इसी के साथ ऐड करना चाहूँगी, आपको क्या लगता है जितनी महंगाई अब हो चुकी है, कोई एक वक्त ऐसा आएगा जब हम इस महंगाई की चक्की से थोड़ा सा रिलीफ महसूस कर सकेंगे, महंगाई से बाहर निकल सकेंगे, या महंगाई को अब हमें एक्सेप्ट करना है और इससे ज्यादा महंगाई की तरफ भी मतलब हम जा सकते हैं? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि महंगाई जो है ना, वो तो यूं लगता है ऐसे ही है कि महंगाई जो है ये बड़ी खौफनाक और बड़ी खतरनाक चीज है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इस एक नए नुक्ता नजर से बात करूंगा। महंगाई जो है ना, उससे ज्यादा खतरनाक चीज ये है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही, आपकी आमदन नहीं बढ़ रही, आपके लोगों का रोजगार नहीं मिल रहा, आप कारोबार नहीं कर पा रहे। देखिए प्रॉब्लम असल ये है, अगर आपकी जेब में पैसे होंगे तो आप महंगी चीज भी खरीद लेंगे, आपकी आमदन होनी चाहिए। बुनियादी मसला ये है कि महंगाई जो है उससे ज्यादा खतरनाक इस मुल्क की जो सियासी बेयकीनी की कैफियत है, और उसके नतीजे में मुआशी नाहमवारियां पैदा हुई हैं, और मईशत जो है वो हचकोले खा रही है, और उसने जो तबाहाली और बर्बादी की है, जिससे आम आदमी का रोजगार मुतासर हुआ है, कारोबारी सरगर्मियां और मुआशी सरगर्मियां मादूम हुई हैं, और उसके नतीजे में लोग बेरोजगार हुए हैं, और लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। असल मसला तो ये है। तो इस मसले को जब तक एड्रेस नहीं करेंगे तो महंगाई क्या है? अगर मेरी जेब में पैसे हैं और मैं इतने पैसे कमा रहा हूं, तो मैं महंगी चीज भी खरीद लूंगा जाके। और महंगाई, याद रखें, महंगाई मईशत को चलाने का जरिया भी होती है। महंगाई जो है वो रेवेन्यू को बढ़ाने का जरिया भी होती है। महंगाई के कुछ फायदे भी होते हैं, सारे महंगाई के नुकसान नहीं है। असल मसला मईशत का ना चलना है, असल मसला मईशत जो है उसका रुक जाना है। सही। और आपको लगता है जिस तरह से आपने कहा कि मईशत का ना चलना इज वन ऑफ द रीजन, अभी आपको लगता है कि इसके लिए इंतखाबात जिनका हम सुन भी रहे हैं, अभी अगर 14 मई को पंजाब में हो जाते हैं, या उसके अलावा भी अक्टूबर के महीने में एक ही दफ़ा अगर जनरल इलेक्शंस की तरफ हम चले जाते हैं, तो उसके बाद जो एक मईशत का पहिया है वो सही सिमत में आ जाएगा, या IMF से जो मुआहिदा है जब फाइनली पाया तकमील तक पहुंच जाएगा तो चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो सकती हैं? कोई उम्मीद? जी, अगर हमारी पॉलिटिकल क़यादत जो है, हमारे सियासी रहनुमा जो है, हमारी तमाम पार्टी जो है, अवाम के इस दुख और तकलीफ को समझ लें, और उनको ये इतनी अकल और फहम आ जाए, और वो अपनी महदूद सोच से बाहर निकलें कि जी उन्होंने ही सियासत करनी है, हुकूमत करनी है, और अपने पॉपुलिज्म से बाहर निकलें, और वो ये सोचें कि अब हमने अवाम को रिलीफ देना है, अवाम के लिए कुछ करना है, तो हमें कुर्बानी देनी है। और कुर्बानी इस तरह होगी कि सारे मुत्तफिक हो जाएं किसी एक नुकाती एजेंडे पर, और वो ये हो कि इलेक्शन की किसी एक डेट पर मुत्तफिक हो जाएं, और इसी तरह वो जो है वो एक सियासी अमल पर मुत्तफिक हो जाएं, और एक दूसरे को पछाड़ने के बजाय वो महंगाई को पछाड़ें
एक दूसरे के साथ मुकाबला करने के बजाय वो अवाम की महरूमियां दूर करने के लिए मुकाबला करें, अवाम को सही। खुशहाली देने के लिए और अवाम के अंदर अपनी साख जो है वो और कारोबार को चलाने और मईशत को चलाने के लिए वो अपनी तवानाइयां सर्व करें। तो मेरा ख्याल है कि उससे बेहतरी होगी, लेकिन सब कुछ बेहतर नहीं होगा। मैं आपको सब अभी भी बता रहा हूँ, सब बिल्कुल कुछ ठीक हो बेहतर गया। होने में वक्त लगेगा और इसके लिए कम से कम मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात हो चुके हैं, ये कम से कम आपको 10 साल दरकार है इस सारी चीजों को रिपेयर करने के लिए। रिपेयर करने के लिए तो 10 साल दरकार है, लेकिन उसके लिए एफर्ट और स्ट्रगल्स तो फिर अगर अभी से हम शुरू करें तो फिर 10 साल है, और अगर हम कुछ भी ना करें तो फिर 10 साल क्या 20 साल भी नाकाफी है। बट थैंक यू सो मच नईम मीर साहब हमारे साथ स्काइप पर मौजूद थे। इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद।